हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी बहू भाग 3। अभी तक हमने पढ़ा कि कविता ने 2 बेटियों को जन्म दे दिया था और अब वो तीसरी बार माँ बनने वाली थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि इस बार उसको बेटा ही हो और भगवान ने उसकी सुन ली और उसने एक नन्हे से बेटे को जन्म दिया। बेटे की खबर सुनकर सब बहुत खुश थे और कविता ने भी राहत की सांस ली। सबसे ज्यादा जो इस खबर से खुश थी वो थी सरोज देवी। अब आगे। पोता पाकर सरोज देवी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। बेटे को जन्म देने के बाद जब कविता घर आई तो उसका स्वागत रीति रिवाजों के साथ पूरी शिद्दत से किया गया। सास ने कह दिया, बड़ी बहू अब तुम 1 महीने के लिए अपने कमरे में ही आराम करना और मेरे पोते की देखभाल अच्छी तरह से करना और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। रसोई घर का काम तो मैं संभाल लूंगी, उसकी चिंता मत करना। कविता को लगा एकदम से मेरा ओहदा बढ़ गया है एक बेटे को जन्म देकर। क्या बेटियों की कोई कीमत नहीं होती है? बेटियों को सब लोग इस तरह से अलग नजरों से क्यों देखते हैं? बेटियों की परवरिश भी अगर सही ढंग से की जाए तो बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर इतना तो मुझे भी समझ में आता है। मेरे माता पिता ने भी अगर मुझे पढ़ाया लिखाया होता तो इस तरह ससुराल में आकर सदैव तिरस्कार तो नहीं सहना पड़ता। मेरे माता पिता बहुत गरीब है, पढ़ाते भी तो कैसे? ईश्वर ने दुनिया में लोगों को गरीब क्यों बनाया? बहू, मुन्नू के नहाने का समय हो गया है। मैंने पानी गर्म कर दिया है, उसे बाहर ले आओ। तेल मालिश करके नहला देती हूँ। अचानक आवाज सुनकर कविता की तंद्रा भंग हुई। हाँ माँ जी, लेकर आती हूँ। छोटे देवर की नौकरी लग गई थी बैंक में। सरोज देवी बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही थी तो शहर की एक लड़की पसंद आई जो बीए तक पढ़ी लिखी है। लड़की वाले जब लड़का देखने आए तो इस बार कविता को अकेले सब कुछ नहीं संभालना पड़ा। सास ने बराबर हाथ बटाया। खाना बनाने में, मेहमानों की आवभगत करने में कहीं कोई कमी नहीं रखी। ये देखकर कविता का मन भी बहुत प्रसन्न हुआ, ये सोचकर कि सास का व्यवहार अब उसके प्रति बदल गया है। उसने ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया। सरोज देवी के गांव वाली ननद भी आई हुई है। उसने अपनी भाभी को काम करते हुए देखा तो मंद मंद मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो भाभी का स्वभाव जानती है। उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, क्यों भाभी, इस बार तो बढ़ चढ़कर सब काम कर रही हो, क्या बात है? बड़ी बहू कहाँ पर है? तुम्हें पता है ना वो बेचारी अभी कमजोर है और बेटा अभी छोटा है, तो मेरा कर्तव्य बनता है उसका हाथ बटाना। वाह भाभी, ये तो नया नया बदलाव आया है तुम में। क्या ये पोते के कारण आया है? तुम्हें जो समझना है समझ लो, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं कर रही हूँ। भाभी, आदत नहीं है ना, पहली बार देख रही हूँ इसीलिए थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों, मैं पहले काम नहीं करती थी? तुमने कभी देखा नहीं मुझे काम करते हुए? पहले देखा है भाभी, बड़ी बहू के आने के बाद तो कभी नहीं देखा। चलो तुम भी हाथ बटा दो, जरा मेहमान नवाजी कर लो, बहुत बातें कर ली। थोड़ा गुस्सा होते हुए सरोज देवी ने चाय की ट्रे ननंद के हाथों में थमा दी। छोटे देवर की शादी की सारी रस्में पूरी हो गई थी। देवर अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया। एक एक करके सारे मेहमान भी चले गए तो कविता को लगा अब जरा चैन की सांस लेंगे। जिम्मेदारी निभाते निभाते बहुत थक गई, कुछ दिन आराम करना है। पर आराम भी कैसे करेगी? 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी है और बीच बीच में छुट्टियों में पति भी आते हैं घर, तब उनकी सेवा भी करनी होती है। फिर भी कविता के मन में एक सुकून तो था कि अब सास पहले के जैसी नहीं रही तो कभी कभी आराम कर लिया करेंगे। पर आराम जैसे कविता के नसीब में लिखा हुआ ही नहीं था। एक दिन अचानक सास की तबीयत खराब हो गई, वो बिस्तर पर पड़ गई। फिर से सारी जिम्मेदारी कविता के कंधों पर आ पड़ी। माँ की तबीयत खराब है, ये समाचार सुनकर तीनों नंदे अपने बच्चों के साथ मायके आ धमकी। कविता ने सोचा नंदे आ गई हैं तो हाथ बटा दिया करेंगी तो फिर मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाएगी। पर ऐसा हुआ कहाँ। आते ही नंदों की वही फरमाइशें शुरू हो गई। भाभी, आज दाल चावल नहीं खाएंगे, आज आलू के पराठे खाएंगे। कोई कहती आज पूरी सब्जी खाएंगे, कोई कहती आज लौकी के कोफ्ते बना देना। कविता ने सोचा था शायद माँ की सेवा करने सब आए हैं, पर इनको तो घूमने से ही फुर्सत नहीं थी। रोज किसी न किसी से मिलने के बहाने सज धज कर घूमने निकल जाती और घर आते ही खाने की फरमाइशें।
बच्चे भी खाने को लेकर अलग अलग फरमाइशें करते तो कविता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती। कविता की सेवा के कारण सास की तबीयत में तो थोड़ा सा सुधार आया। वो बिस्तर से उठकर बैठने लगी और धीरे धीरे चलने फिरने लगी। उसने अपनी बेटियों की चाल चलन देखी और बच्चों की धमा चौकड़ी देखी तो मन ही मन बहुत गुस्सा आया। बेटियों के इस तरह के बर्ताव के कारण सरोज देवी के मन में बहू के प्रति दया भाव ने जगह बना लिया। सरोज देवी गुस्से से भरी हुई थी। बेटियां जब घूमकर घर आई तो सबको उसने अपने पास बुलाया और कहा, मेरे पास बैठो। माँ को ऐसे गुस्से में देखकर बेटियां भी डर गई और बैठ गई। सरोज देवी ने बड़ी शांति से कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या करने आई हो? मुझे देखने, सेवा करने या घूमने के लिए? मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम आपको देखने ही आए हैं। बड़ी बेटी कुसुम ने कहा, आपकी तबीयत खराब है सुनकर हम सब कुछ छोड़कर आ गए यहाँ पर, और आप कैसी बातें कर रही हैं? मझली बेटी पूजा ने कहा, मैं घूमने जाना नहीं चाहती थी मम्मी, भाभी का हाथ बटाना चाहती थी, पर दीदी लोग मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले गई। मुझे माफ कर देना मम्मी, मुझसे गलती हो गई, छोटी बेटी मीनल ने कहा। बेटियों की बात सुनकर सरोज देवी से अपने क्रोध का संवरण नहीं हुआ तो क्रोध में ही कहा, देख लिया ना मुझे, सेवा भी कर ली मेरी, अब तुम लोग अपना सामान समेट लो और अपने अपने घर जाओ। अब वही तुम्हारा घर है, रोज रोज यहाँ आकर मेरी कविता को परेशान मत किया करो। कविता नहीं होती तो मैं अभी जिंदा नहीं होती, उसी की सेवा के कारण मैं अभी उठकर बैठी हूँ। तुम लोग तो शक्ल दिखाने भी मेरे पास नहीं आते थे। अब वही मेरी बेटी है, बल्कि बेटी से बढ़कर है। कोई मेरी बेटी को परेशान ना करे। गलती मेरी ही है जो तुम लोगों को मैंने शुरू में रोका टोका नहीं। अपनी भाभी से सदैव तुम लोग गलत व्यवहार करते रहे और मैं चुपचाप देखती रही। मैंने तुम लोगों को अच्छे संस्कार दिए होते तो ये नौबत कभी नहीं आती। अब मेरी कविता को कोई परेशान नहीं कर सकता मेरे रहते, कहकर सरोज देवी उठकर रसोई घर में चली गई। रसोई घर में जाकर देखा मीनल वहीं पर भाभी के पास बैठी हुई है। उन्होंने मीनल से कहा, मीनल तुम भी जाने की तैयारी कर लो, अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब जाकर अपनी घर गृहस्थी संभालो। मुझे क्षमा कर दो माँ, गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आंखों में आंसू लिए कुसुम ने कहा, मुझे क्षमा कर दो माँ, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। सचमुच तुम्हारी सेवा करनी चाहिए थी हमें। अपनी नजरें नीची करके पूजा ने कहा, मैंने सब कुछ क्षमा कर दिया, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस दुख इस बात का है कि मेरी खुद की बेटियों ने मेरी देखभाल नहीं की और एक पराई लड़की ने जी जान लगाकर मेरी सेवा की और मुझे मौत के मुंह से निकाल कर ले आई। आंसुओं की बूंदें सरोज देवी की आंखों में तैरने लगी तो उसने साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछ ली। दूसरे दिन सुबह तीनों नंदे अपने अपने घर की ओर रवाना हो गई। घर खाली हो गया था। कविता सारा काम काज निपटा कर थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में लेटी हुई थी बेटे के साथ। कविता को मन ही मन बुरा भी लग रहा था कि नंदों से माँ जी ने ऐसा कहा, पर मुंह से कुछ बोल नहीं पाई। सबसे ज्यादा मीनल के लिए उसको बुरा लग रहा है, क्योंकि मीनल दूसरी बहनों से अलग है। सोचते सोचते थकान के मारे उसकी आंखें लगी ही थी कि जानी पहचानी आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। मम्मी भूख लगी है, थोड़े से पकोड़े बना दो ना, चाय के साथ खाने हैं। कविता की बड़ी बेटी शालू स्कूल से आई और आकर मम्मी को आवाज लगाई। शालू की आवाज सरोज देवी के कानों में पड़ी। वो मन ही मन सोचने लगी, शालू भी अपनी बुआओं के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। समय रहते सही शिक्षा देनी पड़ेगी, वरना पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा और मैं हाथ मलती रह जाऊंगी। दोबारा मैं ये गलती नहीं कर सकती। अपनी बेटियों को सही समय में अच्छी शिक्षा दी होती तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आती। आज मुझे उनको स्वयं कहना पड़ा कि तुम अपने अपने घर चली जाओ। बाहर निकलते हुए सरोज देवी ने शालू से कहा, शालू तुम जाओ अपने कपड़े बदल लो और हाथ मुंह धोकर मेरे साथ रसोई घर में आ जाओ। हम दोनों मिलकर पकोड़े तलेंगे और चाय भी बनाएंगे। मम्मी थक हार कर अभी थोड़ी देर आराम कर रही है, उसे आराम करने दो। बहुत दिनों से वो चक्कर घिन्नी की भांति घूम रही है, थक कर चूर हो रही होगी। आखिरकार वो भी तो इंसान है। अपनी माँ की परेशानी तुम्हें स्वयं समझनी होगी। थोड़ा बहुत काम खुद ही संभालना होगा। अभी से थोड़ा बहुत काम करने की आदत डाल लो तो आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, स्कूल से आते ही अपनी माँ को आदेश देने लग गई।
ऐसी भी क्या थकान होती है स्कूल में जो शुम अपना काम नहीं कर सकती। दादी की बात सुनकर आज पहली बार शालू को एहसास हुआ कि माँ भी तो एक इंसान है, उन्हें भी तो थकान होती है। जब से मैं बड़ी हुई हूँ और थोड़ी बहुत समझदार, तब से देख रही हूँ माँ को सबकी सेवा करते हुए। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो माँ का भी हाथ बटाना चाहिए। चलो आज से ही सही कुछ करने की शुरुआत कर ही देते हैं। सारी बातें सोचकर वो मन ही मन खुशी से मुस्कुरा पड़ी। ठीक है दादी, आप जाओ रसोई घर में, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। बड़ा मजा आएगा। दोनों मिलकर आज पकोड़े भी तलेंगे और चाय भी बनाएंगे। मम्मी को भी चाय बनाकर पिलाएंगे। अभी मम्मी से कुछ मत कहना, मम्मी जब देखेगी तो बड़ी खुश हो जाएगी। शालू ने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरते हुए मन में उमंग और तरंग लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। तो क्या लगता है दोस्तों, सास के व्यवहार में आए बदलाव के कारण कविता की जिंदगी में क्या क्या आएंगे आगे और बदलाव, वो हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।